आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रेमचंद जी द्वारा रचित उनकी सूरदास की झोपड़ी, विश्वनाथ त्रिपाठी का रचना बिस्कोहर की माटी और प्रभास जोशी की रचना अपना मालवा, ये तीनों का एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी। आज इस तीनों कवियों का संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज मैं यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। इस वीडियो को आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लेंगे और अपना स्कोर भी पता कर लेंगे कि आप कितना सही कर रहे हैं। आज देखते हैं कि सूरदास की झोपड़ी से क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं जो आप लोग के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक कौन है। जो सूरदास की झोपड़ी के पाठ के लेखक कौन रहते हैं, जिसका सही उत्तर होगा 1 नंबर प्रेमचंद। प्रेमचंद ने सूरदास की झोपड़ी नामक रचना लिखी है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि गजधर को स्वयं पर सूरदास की झोपड़ी जलाने का संशय कब होता है। तो कब होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर जब नायक राम की बात सुनता है, जब वो नायक राम की बात सुनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि भैरव और सुभागी का संबंध सूरदास से क्या रहता है। जो भैरव रहता है और सुभागी, उसका सूरदास से क्या संबंध रहता है। तो वे दोनों उनके पड़ोसी रहते हैं। कौन रहते हैं, वे दोनों उनके पड़ोसी रहते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भैरव की पत्नी का नाम क्या था। भैरव की पत्नी का नाम क्या रहता है, तो उनकी पत्नी का नाम सुभागी रहता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास को किसके जल जाने का सबसे ज़्यादा दुख रहता है। सूरदास का वो कौन सा चीज़ रहता है या फिर वो कौन सा सामान रहता है जो जल जाने से सूरदास को बहुत दुख होता है या फिर बहुत तकलीफ पहुंचती है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर उसकी पोटली जल जाने के कारण उनको बहुत तकलीफ होती है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मिठुआ और सूरदास के बीच में कौन सा रिश्ता रहता है। जो मिठुआ है और सूरदास, ये दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता रहता है, तो उन दोनों के बीच में बाप बेटे का रिश्ता रहता है। कौन सा रिश्ता रहता है, बाप बेटे का। 7वां नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया है। जो भैरव को सूरदास के प्रति कौन उकसाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर गजधर ने। चलिए 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास की पोटली किसने चुराई थी। जो सूरदास की पोटली रहती है वो किसने चुराई है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर भैरव ने सूरदास की पोटली को चुराई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 9 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास की पोटली में कितने रुपए थे। जो सूरदास की पोटली रहती है उसमें कितने रुपए रहते हैं, तो उसमें 500 से अधिक रुपए रहते हैं। कितने रुपए रहते हैं, 500 से अधिक रुपये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 10 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास ने पैसे कैसे कमाए थे। जो सूरदास रहता है उन्होंने पैसे कैसे कमाए थे, तो उन्होंने भीख मांगकर पैसे कमाए थे। कैसे पैसे कमाए थे, भीख मांगकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गजधर कैसा व्यक्ति था। जो गजधर है वो कैसा व्यक्ति रहता है, तो वो लालची व्यक्ति रहता है। कैसा व्यक्ति रहता है, लालची व्यक्ति रहता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास की झोपड़ी किस विधा में लिखा गया है। जो सूरदास की झोपड़ी है वो किस विधा में लिखा गया है, तो वो उपन्यास विधा में लिखा गया है। किस विधा में, उपन्यास विधा में। और सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का एक अंश है। कौन सा, रंगभूमि का। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास की झोपड़ी पाठ में सूरदास कौन रहता है। जो ये रचना है सूरदास की झोपड़ी, उसमें सूरदास कौन रहता है, तो उसमें सूरदास भिखारी रहता है। कौन रहता है, भिखारी। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे कथन से सूरदास के चरित्र की कौन सी विशेषता उभरकर सामने आती है। वो कौन सा कथन है जो सूरदास की विशेषता रहती है, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर इनमें से सभी। इसमें आशावादी दृष्टिकोण रहता है, जीवित रहने की जिजीविषा रहती है और इनमें आत्मविश्वास रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 15 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास द्वारा पोटली में जोड़कर रखे रुपये से क्या करने की योजना बनाई गई थी। जो सूरदास ने भीख मांगकर जो रुपये पोटली में रखे थे उससे वो क्या करना चाहते थे, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर इनमें से सभी। वे क्या करना चाहते थे, अपने पुत्र मिठुआ का विवाह करना चाहते थे, पितरों का पिंडदान करना चाहते थे, अपने नाम वाला का उद्धार करना चाहते थे। चलिए देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। और 16 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि भैरव ने सूरदास पर क्या आरोप लगाया था।
जो भैरव रहता है उन्होंने सूरदास पर क्या आरोप लगाया था? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी। वो बोलते हैं कि वो ठग है, दुष्चरित्र है और दुराचारी है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 17 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि सुभागी अकेले रहकर जीवन यापन करने का निर्णय किस कारण कर चुकी है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, भैरव के नीरस स्वभाव के कारण सुभागी अकेले रहने के लिए निर्णय कर लेती है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि गजधर भैरव को क्या सलाह देता है? जो गजधर रहता है वो भैरव को क्या सलाह देता है? तो वो बोलता है कि सूरदास के रुपये लौटा दो। क्या करने बोलते हैं? कि सूरदास के रुपये लौटा दो। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 19 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास का सारा नैराश्य, गलानी और क्षोभ कैसे दूर हो जाता है? जो सूरदास के अंदर नैराश्य, गलानी और क्षोभ रहता है वो कैसे दूर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, घिसू के द्वारा कहे गए शब्दों के कारण। किसके द्वारा कहे गए शब्द? घिसू के द्वारा कहे गए शब्द के कारण। चलिए देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन कि सूरदास ने आशा का संचार होने पर वह अपनी प्रतिक्रिया कैसे अभिव्यक्त करता है? तो क्या करता है? इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, दोनों हाथों से राख उड़ाकर। क्या करते हैं? दोनों हाथों से राख को उड़ाकर। चलिए देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। और 21 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास की सारी इच्छाएं धरी की धरी क्यों रह जाती है? जो सूरदास के अंदर इच्छा रहती है वो धरी की धरी क्यों रह जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, झोपड़ी के साथ रुपये की पोटली भी जल जाने के कारण। सूरदास को लगता है कि जब झोपड़ी जली है तो उनकी पोटली भी जल गई होगी। देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। और 22 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? जो प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद, ये उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो ये उर्दू में नवाब राय से लिखते थे। उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय से। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत था। इन्होंने नवाब के नाम से भी जाना जाता है, माने इन्हें नवाब के नाम से भी जाना जाता है। नवाब क्यों? क्योंकि ये उर्दू में लिखते थे। और 23 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका रहता है? तो ये कथन नायक राम का रहता है। किसका रहता है? नायक राम का। चलिए देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। और 24 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि सुभागी भैरव के डर से रात भर कहाँ छिपकर बैठती है? तो वो कहाँ छिपकर बैठती है? सूरदास की झोपड़ी में। सूरदास की झोपड़ी में सुभागी भैरव के डर से बैठती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 25 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने हेतु रुपया इकट्ठा कर रहा था? जो सूरदास रहते हैं वो किस कारण से पैसे जोड़कर जमा करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। वो क्या करना चाहते हैं? मिठुआ का विवाह करना चाहता है कुआं बनाने के लिए, और वह गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अपने पूर्वजों का पिंडदान। देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन कि जगधर किसका खोचा लगाता है या फिर किसकी दुकान लगाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, जगधर मिठाई की दुकान लगाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी? जो सुभागी रहती है वो सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपती है? तो अपने पति की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में छिपती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? जो प्रेमचंद है उनका बचपन का नाम क्या रहता है? तो उनका बचपन का नाम धनपत राय रहता है। और वे प्रेमचंद नाम से कब लिखते हैं? जब वो हिंदी में रचना करने लगते हैं। और प्रेमचंद नाम किसने दिया है? तो इसको दया नारायण निगम ने प्रेमचंद नाम दिया है। और 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भैरव को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, जगधर। जगधर भैरव को सूरदास के प्रति उकसाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? जो भैरव रहता है वो सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 31 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास को किस बात का दुख था? जो सूरदास है उनको किस बात का दुख रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, उनकी पोटली खो जाती है या फिर उनकी पोटली जल जाती है। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सुभागी किसकी पत्नी थी? जो सुभागी रहती है वो किसकी पत्नी रहती है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, भैरव की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा
कि तुम खेल में रोते हो, तुम खेल में रोते हो, यह कथन किसका रहता है? तो यह कथन किसका रहता है? तो यह कथन घिसू का रहता है और घिसू और मिठवा मित्र रहते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास किस अंग से दिव्यांग थे? जो सूरदास रहते हैं वो किस अंग से दिव्यांग है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, वे दृष्टिहीन थे। क्या रहते हैं? वे दृष्टिहीन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 35 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, सूरदास में अदम्य जिजीविषा और संघर्ष की भावना थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 36 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक के पाठ में अंधा कौन रहता है? अंधा भिखारी कौन रहते हैं? तो वो सूरदास रहते हैं। चलिए इस नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ है? तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, 1880 में। कहाँ होती है? तो लहमी नामक ग्राम बनारस में होती है। चलिए देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। और 38 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? तो बनारस जिले में हुआ है। और 39 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, धनपत राय। क्या रहता है? धनपत राय। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? या जो अंग्रेज सरकार कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का जब्त कर लेते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, सोजे वतन। सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार सेडिशन का आरोप लगाकर जब्त कर लेती है। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमचंद उर्दू रचनाएं किस नाम से लिखते थे? जो प्रेमचंद है वो उर्दू रचनाएं किस नाम से लिखते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, नवाब राय। नवाब राय से वे उर्दू रचनाएं लिखते थे। 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमचंद ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? प्रेमचंद ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, ये सभी, माधुरी, हंस, मर्यादा, ये सभी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 43 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि हिंदी साहित्य में महान लेखक मुंशी प्रेमचंद का निधन कब हुआ? तो कब हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, 1936। 1936 में प्रेमचंद जी की मृत्यु होती है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक कौन है? तो इसका 1 नंबर सही होगा प्रेमचंद। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और 45 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश सूरदास की झोपड़ी है? जो सूरदास की झोपड़ी है वो प्रेमचंद के किस उपन्यास से लिया गया एक अंश है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, रंगभूमि। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 46 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास की झोपड़ी पाठ में मुख्य नायक कौन है? तो इसका मुख्य नायक कौन रहता है? तो सूरदास की झोपड़ी का मुख्य नायक रहता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 47 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि सुभागी कौन थी? जो सुभागी कौन रहती है? तो वो भैरव की पत्नी रहती है। कौन रहती है? भैरव की पत्नी। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास झोपड़ी में पोटली कहाँ छिपा कर रखता है? जो सूरदास रहता है वो पोटली कहाँ छिपा कर रखता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, छप्पर में, या फिर बोल सकते हैं बडेर में वो अपनी पोटली छिपा कर रखते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 49 का क्वेश्चन ये रहा कि सूरदास का किसमें विश्वास था? जो सूरदास रहते हैं तो उसका किसमें विश्वास रहता है? तो उसका विश्वास रहता है 3 नंबर, पुनः निर्माण। पहले देखते हैं कि बिस्कोहर की माटी किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने बिस्कोहर की माटी नामक रचना लिखी है। और इनका जन्म कब होता है? तो 16 फरवरी 1931 में बिस्कोहर गांव में। कौन सा गांव? बिस्कोहर गांव। जिला क्या रहता है? बस्ती, उत्तर प्रदेश में। चलिए देखते हैं इससे और जुड़ी जानकारी। बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा का एक अंश है। देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन ये रहा कि यह पाठ किस विधा में लिखा गया है? जो बिस्कोहर की माटी रचना है वो किस विधा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, आत्मकथा। आत्मकथा विधा में बिस्कोहर की माटी नामक रचना लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि बिस्कोहर की माटी के पाठ की रचना किसने की है? तो इसके लेखक का नाम क्या रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, विश्वनाथ त्रिपाठी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि कोइया किसे कहते हैं? कोइया किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, कुमुद के फूल को। कुमुद के फूल को कोइया कहते हैं। कुमुद को फूल को कोइया कहते हैं। कोइया को कुमुद तथा कोका बेली भी कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा
कि बिस्कोहर की माटी में लेखक ने किस अत्याचार की बात कही है। जो विश्वनाथ रहते हैं वो किस अत्याचार की बात कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा कर लेना। लेखक को लगता है कि छोटे भाई ने उनके माँ के दूध पर कब्जा कर लिया है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बतिया, कथरी और बरहा का क्या अर्थ होता है। जो बतिया है, कथरी है और बरहा का क्या अर्थ होता है, जिसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, फल का अविकसित रूप, बिछोना, खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन ये रहा कि अपने बच्चे के प्रति माँ के ममत्व को लेखक कब समझ पाता है। लेखक को कब समझ में आता है अपने माँ के प्रेम के बारे में, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, जब बतख अपने अंडों को सेद के रखते हैं या फिर उन्हें ढककर रखते हैं। चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन और 7वां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि बिस्कोहर में लेखक को खेतों, खलिहानों तथा तालाबों आदि स्नानों पर किसके दर्शन हो जाते हैं। मतलब लेखक को खेतों और खलिहानों या फिर कहीं और भी जाते हैं तो किसका दर्शन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, सांप के। लेखक जहाँ भी जाते हैं बरसात के दिनों में तो वो क्या देखते हैं, सांप को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन ये रहा कि लेखक की माँ लू से बचने के लिए क्या करती है। जो लेखक की माँ रहती है वो लेखक को लू से बचाने के लिए क्या करती है, तो लेखक के कपड़े में प्याज बांध देती है। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, उसके कपड़ों में प्याज बांध देती है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि वर्षा ऋतु में आई आंधी, जो वर्षा ऋतु में आंधी आती है तो वर्षा और बाढ़ पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी। क्या होते हैं, छप्पर, दीवार तथा घर नष्ट हो जाते हैं, सोच जाने की समस्या खड़ी हो जाती थी, भीगी लकड़ी से चूल्हा जलाना कठिन हो जाता है। क्या होता है, चूल्हा जलाना कठिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि धान की फसल से धरती किस ऋतु में फट जाती थी। मतलब जब धान का फसल होता है तो धरती किस ऋतु में फटती है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, शरद ऋतु में। कौन सा ऋतु, शरद ऋतु। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और 11 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि लेखक ने अपनी माँ की तुलना किससे की है। जो लेखक विश्वनाथ रहते हैं वो अपनी माँ की तुलना किससे करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, बतख से। लेखक अपनी माँ की तुलना बतख से करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण जीवन की कौन सी बातें आज के जीवन में प्रेरक और शिक्षाप्रद हो सकती है, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, बुजुर्गों की देखभाल करना तथा उन्हें सम्मान देना, माताओं तथा बच्चों को अपना दूध पिलाना, माताओं द्वारा अपने बच्चों को दूध पिलाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 13 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि वर्षा होने के बाद वातावरण में क्या परिवर्तन आता है। जब वर्षा ऋतु होती है तो उसमें वातावरण में इसका क्या परिवर्तन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी पशु पक्षी झूमने लगते हैं, दूब और अन्य वनस्पतियों को नवजीवन मिल जाता है, पेड़ पौधों की सुंदरता देखने ही बनती है। जब वर्षा ऋतु आती है तो वातावरण एकदम खुशहाली से भर जाते हैं, पेड़ पौधे सुंदर दिखने लगते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि लेखक को आत्मिक सुख की प्राप्ति कब होता है। मतलब लेखक को आत्मा का सुख की प्राप्ति कब होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, जब तालाब में स्नान करने के बाद। लेखक को जब वह तालाब में स्नान करते हैं तो उसको आत्मा की सुख की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 15 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि लेखक ने अपने से 10 वर्ष की बड़ी औरत की सुंदरता की तुलना किससे की है। जो लेखक रहते हैं वो अपने से 10 वर्ष की औरत की सुंदरता किससे तुलना करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, जूही और चांदनी से उनकी तुलना करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि गांव में लू से बचने के लिए कौन सा उपाय किया जाता था। मतलब उनके गांव में लू से बचने के लिए कौन सा उपाय किया जाता था या उपाय किए जाते थे, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, 1 और 2 दोनों। कपड़ों में प्याज की गठरी को बांध देना, कच्चे आम को पकाकर आम की रस पीना या फिर आम का लेप लगाना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और 17 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि भोजपत्रों पर भोज करने की किसकी परंपरा है। जो भोजपत्र होते हैं उसमें भोज करने की, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो भोज करने की परंपरा कौन से धर्म में होता है, जिसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, हिंदू परिवारों में भोजपत्रों पर भोज किया जाता है। चलिए देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन और 18 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का नायक कौन रहता है। जो आत्मकथा नंगा तलाई का गांव है उसके लेखक कौन रहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, विश्वनाथ रहते हैं नंगा तलाई गांव का नायक। और आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा
कि लेखक ने माँ की तुलना बतख से क्यों की है। जो लेखक रहते हैं वो बतख से तुलना माँ की क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे के प्रति सतर्क रहने से बतख अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। बतख अपने अंडों को अपने पंखों से ढककर रखती है। उसी प्रकार जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखती है और उसे प्रेम करती है। अपना मालवा पाठ के लेखक कौन रहते हैं। जो अपना मालवा के पाठ के लेखक कौन रहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर प्रभास जोशी। प्रभास जोशी ने अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता लिखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कि प्रभास जोशी का जन्म कब हुआ है। तो प्रभास जोशी का जन्म कब हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर 1837। 1837 में प्रभास जोशी का जन्म होता है। देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन और तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ और किस स्थान पे। तो इनका जन्म कहाँ होता है, तो इनका जन्म इंदौर के मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, इंदौर के मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन और चौथा नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि प्रभास जोशी ने पत्रकारिता का आरंभ किस संपादक के अंतर्गत किया है। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर राजेंद्र माथुर। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रभास जोशी ने अपना पहला अखबार निकाला, उसका क्या नाम था। जो प्रभास जोशी है लेखक, उन्होंने अपना पहला अखबार निकाला था, उनका क्या नाम रखते हैं, तो उनका नाम जनसत्ता रखते हैं। क्या नाम रहता है, जनसत्ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जनसत्ता अखबार का संपादकीय किस क्षेत्र की ओर झुकाव रखता है। तो किस क्षेत्र की ओर झुकाव रखता है, तो सामाजिक की ओर इनका झुकाव रहता है। 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि अपना मालवा किस विधा में लिखा गया है। जो अपना मालवा है वो किस विधा में लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर संस्मरण। अपना मालवा संस्मरण विधा में लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ के आरंभ में मालवा प्रदेश को कैसा प्रदर्शित किया गया है। जो पाठ के आरंभ में हम देखेंगे कि इसको किस रूप में दिखाया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर प्राकृतिक संपदा से समृद्ध। प्राकृतिक संपदा से समृद्ध रहता है अपना मालवा पाठ। देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन और 9 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि चौमासा के समय मालवा तथा राजस्थान में किस भिन्नता की ओर संकेत करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 नंबर जगह जगह तालाब बना हुआ था। क्या होता है कि जगह जगह तालाब बने हुए होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 10 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि त्यौहार के समय जब पर्व रहता है उस समय मालवा के घर आंगन को किससे लिपा जाता है। तो किससे लिपा जाता है, गोबर से। किससे, गोबर से। जब पर्व रहता है तो मालवा के घर आंगन लिपे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक के अनुसार सभ्यताओं का जन्म किससे हुआ है। तो इसका क्या होगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर नदियों से। नदियों से सभ्यताओं का जन्म होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। लेखक ने मालवा प्रदेश की किस विशेषता की ओर संकेत किया है। जो लेखक रहते हैं वो मालवा प्रदेश की किस विशेषता की संकेत करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। मालवा प्रदेश की मिट्टी, नदियों का उद्गम और विस्तार। दूसरा देखते हैं कि मालवा के लोगों के रहने और जीने के ढंग, मालवा की संस्कृति और वहाँ की बारिश। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन और 13 नंबर का क्वेश्चन रहता है कि लेखक के अनुसार खाऊ उजाड़ू सभ्यता का क्या तात्पर्य रहता है। जो लेखक रहते हैं उनके अनुसार खाऊ उजाड़ू सभ्यता क्या रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा कि जीवन के मूल्यों की परवाह किए बिना विकास की अंधी दौड़ में। क्या होगा, विकास की अंधी दौड़ में। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागदा स्टेशन पहुंचने पर मीनाजी ने लेखक को क्या जानकारी दी। जो मीनाजी रहती है वो नागदा स्टेशन पहुंचने के बाद लेखक को क्या जानकारी देती है, तो वो बोलती है कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण सोयाबीन की फसलें नष्ट होने की जानकारी लेखक को वो देती है। देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन और 15 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि लेखक अब पहाड़ क्यों नहीं चढ़ पाएंगे। जो लेखक रहते हैं प्रभास जोशी, वो पहाड़ क्यों नहीं चढ़ पाएंगे, तो इसका सही उत्तर होगा उसकी अधिक आयु होने के कारण वो पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे। इसका 2 नंबर सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मालवा में होने वाली बरसात का जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जो मालवा में अधिक वर्षा होती है तो उसके जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी। पढ़ते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन और 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक 2 बार विंध्य के घाट पर क्यों उतरते हैं। जो लेखक रहते हैं वो विंध्य के घाट पर 2 बार क्यों उतरते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर ओंकारेश्वर तथा
था नेमावर जाने के लिए। 18 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि मालवा में पहले जैसा पानी न होने का क्या कारण होता है। जो मालवा शहर रहता है या फिर मालवा गांव, उसमें क्या होता है कि बरसात पहले जिस तरह होती थी उस तरह अभी वर्षा नहीं हो रही है, तो उसके क्या कारण होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। पर्यावरण में प्रदूषण फैलना, वनों की तेजी से कटाई करना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिकतर बढ़ जाना, और इसके कारण मालवा में अधिक पानी नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और 19 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि आज की विकासशील और औद्योगिक सभ्यता को लेखक ने क्या माना है। तो लेखक ने क्या माना है, इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, उजाड़ की अपसभ्यता माने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लेखक मालवा की नदियों की दुर्दशा के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं। जो लेखक रहते हैं वो नदियों की दुर्दशा के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, पश्चिमी देशों की सभ्यता को। किसको मानते हैं, पश्चिमी देशों की सभ्यता को। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि विक्रमादित्य भोज और मुंज ने तालाब तथा बावड़िया किसके लिए बनाई थी। जो राजा भोज रहते हैं और मुंज रहते हैं, उन्होंने तालाब तथा बावड़िया किसे बोलते हैं, सीढ़ी नुमादार तालाब, वो किस लिए बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, ताकि धरती के गर्भ में पानी को संचित रख सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आज की सभ्यता नदियों के पानी को कैसा बना रही है। तो कैसा बना रही है, गंदे नाले के समान बना रही है आज की सभ्यता नदियों को। चलते देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन, और 23 नंबर का क्वेश्चन रहा कि नीर वाला मालवा सूखा हो जाने का क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, पानी का लगातार दोहन होने का कारण। दोहन होना उसका सही आंसर बताता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन कि आधुनिक इंजीनियरों के अनुसार पुराने ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते, इसके पीछे का क्या तर्क देते हैं आज के इंजीनियर। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, ज्ञान तो पश्चिम के रिनेसा के बाद ही आया है। क्या आया है, पुनर्जागरण के बाद आया है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक की प्रकृति के संदर्भ में क्या धारणा उभर कर सामने आती है। जो एक लेखक रहते हैं उनको प्रकृति के बारे में क्या वो उनकी धारणा रहती है। चलिए देखते हैं कि उसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, प्रकृति के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य लेखक को स्वीकार नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि नवरात्रि की पहली सुबह मालवा में क्या होता है। जब नवरात्रि आती है तो उस समय मालवा में क्या होता है, नवरात्रि की सुबह के दिन तो घर की स्थापना होती है, मतलब घर की स्थापना की तैयारी होती है। और देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन कि मालवा में मानसून के जाने का कौन सा महीना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा क्वार का महीना। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि बीते महीने उज्जैन में किसका पानी घरों में घुस गया था। तो किसका पानी घुस गया था, तो शिप्रा नदी का पानी मालवा में घुस गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये रहा कि इस बारी भी मालवा में कितनी वर्षा हुई। इस बार मतलब इस साल इन लोग का जो कहानी पढ़ेंगे उसमें दिखाया गया है कि इस बार मालवा में कितनी पानी हुई है। तो 40 इंच पानी हुई है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि आज का मालवा कैसा है। तो आज का मालवा कैसा है, तो आज का मालवा सूखा है। आज का मालवा कैसा रहता है, आज का मालवा सूखा रहता है। मालवा में किस वर्ष अतिवृष्टि हुई और कितनी। तो इसका सही उत्तर होगा 1973 में 77 इंच। कितनी इंच, 77 इंच। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और लेखक क्या कहते हैं कि लेखक के अनुसार हमारी वर्तमान सभ्यता जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह वास्तव में क्या है। तो वास्तव में क्या है, खाऊ उजाड़ू की अपसभ्यता। क्या है, खाऊ उजाड़ू की अपसभ्यता। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें धरती के तापमान को कितना बढ़ा रही है, फिर बढ़ा देती है। तो 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। क्वेश्चन देखते हैं कि कितनी बारिश कम होने पर राज्य में सूखा घोषित किया जाता है। तो कितना कम बारिश होने पर राज्य को सूखा घोषित कर दिया जाता है। तो 28 इंच से कम। कितना से, 28 इंच से कम। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि धरती की तपश को बढ़ाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें किन देशों से अधिक निकलती है। जो वो कौन सा देश है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य जहरीली गैसें अधिक मात्रा में निकलती है। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका तथा यूरोप जैसे विकसित देश से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।